Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.M. Mia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उप सहसंयोजक यौगिक। दिस इज द पार्ट 16th, ये 16वां भाग है और इसके अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो उप सहसंयोजक या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, इनकी हम व्याख्या करेंगे कि किस तरह का नेचर होता है, किस तरह से ये बॉन्डिंग होती है। तो देखो बेटा, यहां पर एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। सो दैट संक्रमण धातु कॉम्प्लेक्सेस में बंधन की व्याख्या कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, अर्थात यहां पर लिगेंड मेटल के खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन देता है और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह से यहां पर मेटल लिगेंड बॉन्ड इसका फॉर्मेशन होता है। तो अब यहां पर हम मेटल लिगेंड बॉन्ड के जो नेचर है इसके बारे में यहां पर हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, उप सहसंयोजक बंध की व्याख्या करता है और इसको दिया था पॉलिंग ने। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पॉलिंग का नाम बड़ा एक कॉमन नेम है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। पॉलिंग का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत अच्छा इसने काम किया हुआ है। तो यहां पर संयोजकता बंध सिद्धांत पॉलिंग ने दिया और उसने बताया कि सेंट्रल मेटल एटम, हमने जो कॉम्प्लेक्सेस पढ़े हैं उनमें कॉम्प्लेक्सेस हमने किस पे पढ़े हैं? बड़े कोष्ठक के अंदर, इसके अंदर इस तरह से इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं यहां पर, तो यहां इन कॉम्प्लेक्सेस में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है। बच्चों, समन्वय संख्या किसी धनायन को कितने लिगेंड्स चारों तरफ से इस प्रकार घेरते हैं कि लिगेंड्स की रेडियस मेटल को टच करे और लिगेंड्स की रेडियस लिगेंड्स को टच करे, इसे हम कहते हैं समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि थोड़ा सा बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आयनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6, 8 इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ ले। मैंने आपको बताया है कि हम समन्वय संख्या किसे कहते हैं। तो यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या के बराबर रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है, राइट। और इन रिक्त कक्षकों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की उप सहसंयोजक संख्या के बराबर होती है। ऑब्वियसली यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था कि वर्ग समतलीय संरचना, राइट। यहां पर वर्ग समतलीय संरचना में 4 लिगेंड, मैंने पूरा स्टीरियो पढ़ा दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का त्रिविम रसायन। तो यहां पर मैं चित्र बनाने की जरूरत नहीं समझता, आप लोग उन लेक्चर्स में देखिएगा कि यहां पर उतने कक्षक सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड को उपलब्ध कराता है जितनी उसकी समन्वय संख्या होती है। इसको हम एक तरह से वाइस वर्सा कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट, मेटल के रिक्त कक्षकों का संकरण हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप समान ऊर्जा और आकृति वाले संकीर्ण कक्षक प्राप्त होते हैं, राइट। और बच्चों देखो कि मैं आपको बताऊं कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, राइट। अभी आपकी 14th क्लास है, आप लोगों ने 13th क्लास में कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम
विभिन्न प्रकार के संकरण। संकरण क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल बॉन्ड एंड मोर स्टेबल स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट? इस संकरण में दो या दो से अधिक समान या भिन्न प्रकार के कक्षक आपस में सहयोग करते हैं और नए संकरित कक्षक बनाते हैं। जितनी संख्या में कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षक बनते हैं। और चूंकि नए कक्षक जो बनते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए इनके अंदर बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, राइट? तो बच्चों देखिए, संकरण के बारे में आप लोग ट्रांजिशन हाइब्रिडाइजेशन संकरण के बारे में बच्चों आप लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट? तो यहां पर मैं तो आपको कह रहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा है DsP2, sp3d, sp3d2, sp3d3। बच्चों जहां d ऑर्बिटल्स आ गए इसका मतलब हो गया संक्रमण धातु संकुल, राइट? हम इन संकरणों से जो आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़े हैं ये उसी का एक तरह से एक्सपेंशन है। यहां पर ये उसका एक तरह से एक्सपेंशन है बच्चों। और आप लोगों ने जो 13th क्लास में, दिस इज द सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में आपने जो संकरण पढ़ा है और संकरण में जो sp2d, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 ये जो आपने पढ़े हैं ये इन्हीं की बात हम कर रहे हैं यहां पर, ये कोई नई बात नहीं है। तो यहां पर बच्चों धातु के रिक्त कक्षक को का संकरण हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप समान ऊर्जा और आकृति वाले संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। और बच्चों यहां पर संकरण के प्रकार से संकुल की ज्यामिति का निर्धारण होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई थी उसके अंदर मैंने समन्वय संख्या 4 के लिए दो तरह के स्ट्रक्चर बताए थे। एक स्ट्रक्चर बताया था वर्ग समतलीय संरचना, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, और एक आपको मैंने बताया था समन्वय संख्या ऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, समन्वय संख्या 4 के लिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट? तो यहां पर समन्वय संख्या दोनों में 4 है, लेकिन जो संकरण का प्रकार है, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है, वो जो नए कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनमें उनकी ज्योमेट्री का निर्धारण करता है। और मैंने बच्चों ये बात आपको वर्डर्स थ्योरी में बताई थी कि संकुल के अंदर ये दिस इज द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं, राइट, ये लिगेंड्स होते हैं बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी। मैं बार बार हर लेक्चर में इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वर्गर का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है कोऑर्डिनेशन बंधों की व्याख्या करने के लिए, राइट? और इसके अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, दैट इज नॉन आयनाइजेबल एंड डायरेक्शनल, दिशात्मक होते हैं और अनायनिक प्रकृति के होते हैं। तो यहां पर बच्चों संकरण का प्रकार बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री को डिसाइड करने के लिए, राइट? और ज्योमेट्री कौन डिसाइड करते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी, राइट? इन द थर्ड पॉइंट, संकुलों में पाए जाने वाले सामान्य संकरण कौन कौन से हैं? These are the common hybridization, that is D2sp3, sp2d, sp3 and sp, right? देखो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जो AgCl होल ट्वाइस, मैं आपको बताऊं sp हाइब्रिडाइजेशन, आप इसको देखिएगा अपनी बुक में, आप इसको देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज को लेक्चर में बताना पॉसिबल नहीं है। मैंने कोशिश की है कि आपका मैक्सिमम सिलेबस मैं कवर कर दूं, लेकिन 100% एग्जांपल्स मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दूं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ उसके एग्जांपल्स हैं। मैंने अभी आपको बताया sp, यहां पर AgCl होल ट्वाइस, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp,
दिस इज AgCl होता है सिल्वर का। आप देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए, तो यहां पर जो कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, sp2d, sp3 एंड sp। संकरण से जैसे जैसे डी कक्षक शामिल होते जाते हैं उनके अंदर दिशात्मक गुण, राइट, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, दिशात्मक गुण आता जाता है और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, राइट। बच्चों जैसे जैसे दिशात्मक गुण आएगा यहां पर बंध की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बंध की मजबूती है, वो बच्चों यहां पर बढ़ती जाती है। इस प्रकार दिशात्मक गुण और बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्रम निम्न है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, इस संकरण में D2sp3 और इस संकरण में sp, हम देखते क्या है, जैसा मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे बच्चों ये डिस्क्रिप्शन 2D है ना, ये लिखा हुआ है, इसको जैसे जैसे डी कक्षक है ना, ये 2D नहीं है बच्चों, 2D होता ही नहीं है, 3D होता है ना, क्योंकि ऐसा देखने में ऐसा लगता है जैसे 2D, तो कंफ्यूज नहीं हो आप लोग। जैसे जैसे डी कक्षकों की पार्टिसिपेशन हाइब्रिडाइजेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे यहां पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, सी यहां पर देखिए D2, यहां पर D, यहां पर sp3, और हम देखते क्या है, स्ट्रेंथ का क्रम, राइट। यहां पर सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ का सीक्वेंस, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन बॉन्ड, मजबूत बॉन्ड होंगे D2sp3, उसके बाद DsP2, उसके बाद sp3 एंड देन sp, राइट। सो दिस इज द ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। Obviously decreasing order है, this is greater than this, this is greater than this and this is greater than this, तो this is obviously this is decreasing order, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, घटता हुआ क्रम, बॉन्ड स्ट्रेंथ का घटता हुआ क्रम, राइट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारे यहाँ पर बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि मैंने इनकी बात की है कि मेटल को लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, राइट। तो देखो कि धातु के इन संकरित कक्षकों और लिगेंड के अतिव्यापन से जो बंध बनते हैं वो होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है कि इस तरह से लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल को इलेक्ट्रॉन कहां पर देगा, एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में, इन ऑर्बिटल्स में, राइट। यानी मेटल के जो कक्षक होते हैं इंक्लूडिंग डी ऑर्बिटल्स, वो आपस में संकरित होते हैं और संकरित होकर के हाइब्रिडाइज्ड होकर के नए संकर कक्षक बनाते हैं। और चूंकि नए जो कक्षक बनते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, उनके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो इन कक्षकों में मेटल के खाली हाइब्रिडाइज्ड कक्षकों में लिगेंड अतिव्यापन करता है और यहां पर जो बॉन्ड बनते हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, उप सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। लेकिन देखो बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का कंसेप्ट क्या है, जैसे हम बात करते हैं Cl, इस तरह से सहसंयोजक बंध का कॉन्सेप्ट है कि यहां पर Cl2 की बात करें, सिंपलेस्ट वन, राइट। यहां पर क्या होता है, इस तरह से कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, राइट। इस तरह से यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या हो रहा है कि मेटल के हाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, राइट। और यहां पर मैंने लिखा है बच्चों कि इनकी का मतलब है उप सहसंयोजक बंध की मजबूती यहां पर सहसंयोजक बंध के समान होती है। बच्चों इन बंधों के बनने में चूंकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, अतः बंधित परमाणुओं पर नियमनिष्ठ आवेश
दिस इज द फॉर्मल चार्ज, राइट। अब देखिए इसको अपन कैसे बताएंगे कि लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, मेटल के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा, है ना। अब अजीब सी बात हो गई, हम मेटल की बात करते हैं, हम बात क्या करते हैं कि मेटल्स का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। हम मेटल उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो यहां पर देखो बेटा कि यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से बंधित परमाणुओं पर फॉर्मल चार्ज, नियमित आवेश आ जाता है। परिणाम स्वरूप धातु परमाणुओं पर नेगेटिव चार्ज, है ना। दिस इज द फॉर्मल चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज किस तरह से आएगा, क्योंकि यहां पर लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां पर मेटल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज और लिगेंड के डोनर एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। भाई लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं मेटल को, तो लिगेंड के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव, और इसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। अब जैसे जैसे यहां पर लिगेंड्स की संख्या बढ़ती जाती है, उसी तरह से यहां पर मेटल पर ऋणावेश बढ़ता जाता है, राइट। और संकुलों के स्थायित्व को समझाने के लिए पॉली ने बताया कि ये जो, देखो बात ही हो रही है बेटा यहां पर कि ये मेटल और मेटल को किस तरह से, मैंने कई जगह पर इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये लिगेंड इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, राइट। और हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर जैसे जैसे लिगेंड्स बढ़ते जाते हैं, मेटल के ऊपर ऋणावेश बढ़ता जाता है, एंड दिस इज द फॉर्मल चार्ज, और लिगेंड्स के ऊपर धनावेश आता जाता है। अब ये जो आदान प्रदान होता है, राइट, इसको संतुलित करने के लिए पॉलिंग ने किस तरह से बताया कि धातु आयन पर एकत्रित ऋणावेश धातु व लिगेंड के मध्य पुनः वितरित हो जाता है, यानी ये वापस इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब वो किस तरह से इसका ये अरेंजमेंट होता है कि जिससे किसी भी परमाणु पर पॉजिटिव या नेगेटिव से अधिक आवेश, दिस इज द न्यूट्रल, यानी यहां पर लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया, मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज कौन सा, नियमित आवेश, लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन होता क्या है, पॉलिंग ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये वापस इलेक्ट्रॉन दे देता है, राइट, और दोनों के ऊपर प्लस माइनस से अधिक आवेश नहीं रहता। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन को वापस देना है, देखो एक चीज है कि जैसे ही हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम क्या बात करते हैं कि लिगेंड्स ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ में मेटल ने जो वापस दिया, राइट, फॉर्मल चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो ये जो दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, ये पुनर्वितरण जो होता है, इसको हम दो तरीके से बताते हैं। पहला सिद्धांत इसमें है बैक बॉन्डिंग, पक्ष बंधन सिद्धांत, यानी मेटल वापस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देगा, दिस इज द बैक बॉन्डिंग। और ये बैक बॉन्डिंग आप देखिए मेटल कार्बोनाइड्स एंड मेटल नाइट्रोसाइड्स, बड़े कॉमन इसके एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। दिस इज द एक तरीका है इसका, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का चार्ज को, जो पॉलिंग ने बताया, वो एक तो बताया पक्ष बंधन, दिस इज द बैक बॉन्डिंग, और दूसरा बच्चों इसका है विद्युत उदासीनता सिद्धांत के द्वारा। इस प्रकार पॉलिंग ने इसको बताया। और ये जो दोनों रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मेटल टू लिगेंड, ये जो दो सिद्धांत है, पक्ष बंधन का सिद्धांत और विद्युत उदासीनता का सिद्धांत, इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर 17 के अंदर डिस्कस करूंगा। आप इनको बच्चों थोड़ा सा, जब तक आप राइटिंग वर्क नहीं करेंगे और लिख करके अभ्यास नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो बच्चों इसकी लेक्चर की
के लिए इतना ही है, यहां पर इसको मैं स्टॉप कर रहा हूं। और ये जो दो सिद्धांत हैं, पर इसका पक्ष बंधन का सिद्धांत और विद्युत उदासीनता का सिद्धांत, इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस